नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में ईवीएम से शुरू हुई राजनीति, या यूं कहे छत्तीसगढ़ नहीं, विपक्ष की ईवीएम से शुरू हुई राजनीति चुनाव आयोग को बंधुआ मजदूर बनाने तक पहुंच चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा की बंधुआ मजदूर बन के काम कर रही है। उनके इस बयान के बाद सूबे में सियासत तेज हुई, दोनों तरफ से सवाल जवाब हुए। सत्ताधारी दल बीजेपी ने कहा कि जहां विश्वास ही नहीं वहां बात करने का मतलब क्या है। आज इसी विषय पर चेक करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। छत्तीसगढ़ में इन चुनाव में कांग्रेस को हार नसीब हुई। विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद नतीजों को लेकर कांग्रेस ने हर चुनाव में ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस बार निशाने पर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि पूरा चुनाव आयोग है। जी हां, छत्तीसगढ़ के बालोद में कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही थी। निशाना बीजेपी और सरकार पर रहा, मगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया इलेक्शन कमीशन को लेकर। बयान के बाद सियासत की हवा का रुख चुनाव आयोग की तरफ मोड़ दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी का चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराए के। आज वो निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के बंधुआ मजदूर बन गए। चुनावी लिहाज से पिछले 2 साल कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा खुश करने वाले नहीं रहे। हालांकि बीजेपी इस बात को ज्यादा तवज्जो देती है कि कांग्रेस के ये साल हार की बौखलाहट है। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने के बाद अब एक बार फिर सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां चुनाव आयोग को भाजपा का बंधुआ मजदूर बताया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के बयानों पर भाजपा का पलटवार भी सामने आया। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत से जोड़कर तंज कसा। निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी का बंधुआ मजदूर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, तो कोई बात गलत नहीं कही। ये आश्चर्य की बात नहीं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के चुनाव में वोटरों की संख्या कम और विधानसभा के चुनाव में 1.5 करोड़ वोटर बढ़ जाते हैं, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली के रूप पर, उनके मजदूर के रूप में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। अब ऐसे खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे कुछ इसी तरह से बात कर रहे हैं। इनको कहीं सफलता मिल नहीं रही है, हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, तो कुछ भी उल की बातें कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पूरे देश भर में चल रही है। इस रैली के माध्यम से कांग्रेस संविधान को लेकर आरोप लगा रही है। राजनीतिक बयानबाजी के इतर चुनाव आयोग की निष्पक्षता कांग्रेस के लिए हमेशा चिंता की बात रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से एक बार फिर राजनीति हलचल बढ़ गई है। फिलहाल चुनाव हारने के साल भर बाद कांग्रेस के निर्वाचन आयोग पर सवाल बदस्तूर जारी है। पहले ईवीएम पर कई आरोप लग रहे थे, अब चुनाव आयोग को बीजेपी का बंधुआ मजदूर बता दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप जारी है बदस्तूर, और ईवीएम के बाद अब ईसी बंधुआ मजदूर। चलिए इसी विषय पर चर्चा करते। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। ईवीएम पे आरोप लगते लगते कब इलेक्शन कमीशन ही बंधुआ मजदूर बन गया सियासत में, आपको समझ आया क्या? देखिए, मैं तो हैरान हूं इस बयान पर, क्योंकि ना अभी प्रदेश में कोई चुनाव है और ना 1-2 साल में और निकट में कोई चुनाव संभव है। फिर ऐसे समय में जब आप एक जो यात्रा आपकी संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, उसमें आप खुद ही जो है संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं, और यही चुनाव आयोग
आज अगर आपको बंधुआ मजदूर नजर आता है तो 2018 के बाद आपने सारे चुनाव जीते, भाजपा का आपने जुबड़ा साफ कर दिया, तब वो निष्पक्ष था और आपकी सरकार हारी और उसके बाद लगातार आप चुनाव हारे तो वो बंधुआ मजदूर हो गया। तो जब यूपीए की 2 सरकार आई तो उस समय क्या था, ये देखने वाली बात है डॉक्टर साहब की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही आरोप लगा रही चुनाव आयोग या ईवीएम पर। इसके पहले जफर इस्लाम ने भी एक किताब लिखी थी जिसकी प्रस्तावना शायद आडवाणी जी ने लिखी थी, उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और जब सत्ता में आए तो ईवीएम ठीक हो गई। तो सवाल इस बात का नहीं है कि ईवीएम ठीक है या चुनाव आयोग ठीक है, सवाल इस बात का है कि पार्टी जीत रही है या हार रही है। अगर जीत रही है तो सब ठीक है और हार रही है तो सब खराब है, और ये दोनों ही पार्टी का। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हारने वाली पार्टी जीत का जश्न होता है और हार की समीक्षा होती है। आप हार की समीक्षा तो कर नहीं रहे हैं, अब हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो ठीकरा फोड़ोगे किस पर? जनता पर फोड़ोगे तो वो दोबारा आपको देखने वाली नहीं है। तो आप बेजान चीजों पर, मशीनों पर, और इस बार तो आपकी इच्छा अनुसार बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो गए। आपने ईवीएम पर आरोप लगाया, बैलेट पेपर का भी नतीजा आपके सामने नहीं आया। तो आपको अपनी हार का जो है कारण ढूंढना चाहिए, ये बताओ, बजाय ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के, और संवैधानिक संस्थाओं का अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये 10-15 साल से मुद्दा है और इसका नतीजा आपके फेवर में आया नहीं आज तक। नितिन जी का रुको। नितिन जी, अगर आप गूगल करेंगे, कोई भी गूगल करेगा, तो बंधुआ मजदूर की जो परिभाषा निकल के आती है, शब्द सा पढ़ देता हूं कि वह मजदूर बंधुआ मजदूर होता है जो किसी ऋण या कर्ज को चुकाने के लिए मजबूरन काम करता है और उसके पास काम ना करने का कोई भी विकल्प नहीं होता है। यह एक प्रकार का जबरन श्रम होता है जिसमें व्यक्ति को किसी के लिए काम करना पड़ता है, भले वो उसके लिए अवांछित ही क्यों ना हो। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन से लेके अभी मौजूदा समय में 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तक किसने कर्ज लिया था, जरा बताते दीजिए एक बार। देखिए, हिंदी जो होती है, हिंदी में कई मुहावरे होते हैं, कई कहावतें होती हैं और कई अर्थ होते हैं, कई अर्थ के अनर्थ भी होते हैं। अब आप यदि अर्थ का अनर्थ निकालेंगे तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है और मैं बिल्कुल निरुत्तर हूँ, क्योंकि आप अर्थ का अनर्थ ही निकालेंगे, क्योंकि आपको डिबेट करनी है। तो ठीक है, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति होती है, इसमें इतनी हड़बड़ी क्यों की गई? उसमें चीफ जस्टिस का जो रोल था उसको क्यों हटाया गया? चीफ जस्टिस को उस कमेटी से हटाया गया, क्या ये उचित था? हमने आवाज उठाई थी। महाराष्ट्र में बिल्कुल ये चीजें निकलकर सामने आई। अवधेश भाई, जो आज भी संदेहास्पद है, और हमारे लोकतंत्र में यदि कहीं संदेह है, कहीं शंका है, तो उस बात को उठाने का अधिकार है। आप नागरिक को, आप नागरिक को, या आपके कैमरामैन बैठे इनको है, ये उठा सकते हैं लोकतंत्र में इस आवाज को। तो हम तो विपक्ष में, और विपक्ष में है, और कहीं पे यदि कोई शंका है तो उसका समाधान करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है, ये जीत रहे हैं तो ये कह रहे हैं अच्छा है, हार रहे तो ये कह रहे हैं खराब है। ये नहीं, इसका समाधान करना चाहिए। महाराष्ट्र में आप मुझे बताइए, 5:30 से 7:30 बजे के बीच 2 घंटे में चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार 65 लाख वोट हो गए। कैसे हुए? हम 5 साल में 32 लाख नए मतदाताओं के नाम जुड़ते हैं महाराष्ट्र में, और चुनाव से 5 महीना पूर्व 39 लाख नए वोटर जुड़ जाते हैं। कामठी विधानसभा में जितने मतों से बीजेपी जीतती है, उतने वही वोट होते हैं जो नए मतदाता जुड़े हैं। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई हैं और इन चीजों का आज तक समाधान नहीं हुआ है। शंका है तो समाधान होना चाहिए। मैं इस बात पे अड़िग रहूंगा। ठीक है, लेकिन वो बंधुआ मजदूर की कहावत में जरूर सुनूंगा आपसे कि कौन सी कहावत थी जो यहाँ पे फिट बैठती है। इस सवाल के साथ मैं जरूर आऊंगा आपके पास। मैं जब एक बार सुंदरानी जी का रुख कर लेता। सुंदरानी जी, बंधुआ मजदूर कहा गया चुनाव आयुक्त को। अब जरा ये बताइएगा, अभी अनिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब एक किताब लिखी गई थी। मेरे पास ऐसे 3-4 किताबों का लिस्ट है, पढ़ के बता देता हूं। बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी और एस कल्याण रमन ने किताब लिखी थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल। और दूसरी किताब जीवीएल नरसिम्हन राव ने लिखी, डेमोक्रेटिव एट रिस्क कैन बी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये 2 किताबें गायब साहब। सवाल यह है कि पहले विरोध और बाद में उसका अनुरोध। क्यों ऐसा? क्यों सियासत में इसकी चर्चा होने लगी कि ईवीएम को या चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता कटघरे में खड़े कर दी गई? क्यों ऐसा, बताइए जरा। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, जहां तक चुनाव आयोग और ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह कांग्रेस खड़ा कर रही है, और निश्चित रूप से उस समय खड़ा करती है जब चुनाव हार जाती है। जब 65 सीटें छत्तीसगढ़ में जीत के आए, तेलंगाना में
भी बहुमत से जीत के आए या पंजाब या हरियाणा में हार गए तो ईवीएम पे सवाल खड़े किए, महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देते हैं, और जहां जीतते हैं वहां कोई ईवीएम का लफड़ा इनको नजर नहीं आता। तो कब कांग्रेस पार्टी को अगर लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ी से वो तेलंगाना का चुनाव जीते हैं या हिमाचल का चुनाव जीते हैं या कर्नाटक का चुनाव जीते हैं गड़बड़ी का, तो फिर तो उनको नैतिकता के रूप में सरकार में नहीं रहना चाहिए। आज भूपेश बघेल जी अगर आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम और चुनाव आयोग पे ही उन्होंने बंधुआ मजदूर जैसा आरोप, गंभीर आरोप लगा दिया, तो कहीं न कहीं ये हताशा और निराशा जो भूपेश बघेल जी में है, उन्हें लगता था कि भारी बहुमत से उनकी सरकार वापस लौट रही है। लेकिन अब तो 1.5 साल हो गए ना सुनानी जी सरकार को गए, हताशा निराशा अभी क्यों? तो आखिर इसका औचित्य भी क्या है? अगर उन्होंने आज इस बात को उठाया, मैं डॉक्टर अनिल जी से की बात से सहमत हूं कि न कोई छत्तीसगढ़ में चुनाव है, न भविष्य में चुनाव होगा, न साल 2 साल में कोई चुनाव होने वाला है। ऐसे समय में ये प्रश्न खड़ा करके कहीं न कहीं अपनी हताशा का ही तो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनमें कहीं न कहीं इस बात को अब अंदर में तो अफसोस है उनकी सरकार कैसे चली गई। ये उनको एहसास नहीं होता कि भ्रष्टाचार के कंठ में उनकी सरकार डूबी हुई थी। शराब घोटाले जैसे या कोयला घोटाले जैसे आरोप इस सरकार के ऊपर थे, जिसका ईडी और इनकम टैक्स ने लगातार कार्रवाई की, बहुत सारे लोग जेल के अंदर भी है। तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल को आत्मावलोकन करना चाहिए, हार की समीक्षा करनी चाहिए, बजाय चुनाव आयोग को कटघरे में करना। ठीक है अनिल जी, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा के सियासत में मिलेगा क्या? सीधा सवाल। देखिए, आप इस बात का जो जवाब है जनता दे देती है हर बार। आप कितने भी सवाल लगाइए, कितने भी आरोप लगाइए। फिर भाजपा ने भी जो है, मैं उस समय जफर इस्लाम का गया था, जेबीएल ने जो किताब लिखी थी, तो उसका क्या हश्र हुआ किताब का? कोई ईवीएम ने कोई भाजपा का साथ दे दिया? जीती तो मनमोहन सिंह की सरकार, फिर रिपीट भी हुई। फिर आप अभी देख लीजिए कि जो है कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही ईवीएम पर, हैक किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता है, और ये जो वोटर लिस्ट के, देखिए महाराष्ट्र के चुनाव के मामले में बहुत सारी बात होती है। उसमें एक बात ये भी आती है कि जितने भी जो पोलिंग एजेंट्स थे वहां से कोई कंप्लेन ही नहीं थी, तो आपने कंप्लेन ही नहीं किया। फिर आप उसके बाद फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है, देश में जो सुप्रीम कोर्ट तो बैठा है, आपको उस सारे चुनाव को चुनौती देना चाहिए। ये चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को जो जिस तरह से अब कटघरे में खड़े किया जा रहा है, वो कोई अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन अगर शंका है तो उसका समाधान होना चाहिए। मैं नितिन की इस बात से सहमत हूं, और सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है। आज आप इतना जो है कोई वो बूथ कैप्चरिंग और बूथ छापने वाले दौर में नहीं हो, आज आप डिजिटल एज में हो, डिजिटल दौर में हो। आपके पास हाईली इक्विप्ड मशीनें हैं और इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी मैन पावर है, तो सारे सिस्टम लगाकर आपको एक बार सारी चीजों को रेक्टिफाई करना चाहिए। जो भी जो लेकुना है उसको सब साफ करके एक बार आपको क्रिस्टल क्लियर अगर आप सिस्टम देते हैं, तो फिर क्या आरोप लगाएगी कांग्रेस? आपको तो फिर क्लीन चिट मिल जाएगी, तो आप आराम से रहिए। ना आपको जवाब देना है, ना फिर कांग्रेस का आरोप लगाना। फिर जनता तय कर लेगी कि सच क्या है, झूठ क्या है। और जनता जनार्दन से बड़ा जो है कोई है नहीं इस देश में, कोई मैकेनिज्म नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ा मैकेनिज्म जनता है। बिल्कुल सही। नितिन जी, ठीक है, मैं उस कहावत पे नहीं जाऊंगा कि कौन सी कहावत का जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि इस वक्त चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे, या हमने जो अर्थ का अनर्थ बता दिया आपके शब्दों में, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? मैं एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा अवधेश भाई की अर्थ का अनर्थ हुआ। मैं तो कह रहा हूं, और कहावतें मैं तो हैं। कह रहा हूं। हमारी हिंदी इतनी अच्छी है कि एक शब्द के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे नितिन जी, दीन मैं और टोक रहा दीन हूं। होता है। नितिन जी, मैं दीन टोक का रहा हूं। मतलब एक होता है नितिन जी, और एक होता है दीन मतलब गरीब। नितिन जी, तो मैं अर्थ टोक के रहा अर्थ तो हूं बहुत हो सकते हैं। 10 सेकंड में टोक रहा हूं, मैं इसलिए टोक रहा हूं, आप पूरा बाइट शायद ध्यान से नहीं सुन पाए। भूपेश जी ने हिंदी में कहावत नहीं कही, छत्तीसगढ़ी में कही कि भाजपा नेता के बंधुआ मजदूर हो गए हैं चुनाव आयोग। छत्तीसगढ़ी में हिंदी कहा, की कहावत कोई उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कही। आप उसी बात को पकड़कर चले ऐसे तो क्यों? मजा नहीं आएगी। जी, देखिए, जिस देश ने ईवीएम का निर्माण किया, वही देश ईवीएम पे चुनाव नहीं करा रहा है। और जिसके आदेश पे और जिसके निर्देश पे युद्ध रुक जाता है, उस कंट्री में भी ईवीएम यूज नहीं हो रही है।
तो भाई जब बोल रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, क्या जाता है, करा दो ना भाई। बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ, नहीं, परिणाम ठीक है, नहीं आया देश आपके की पक्ष बात में। है भाई, पूरे देश में एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करा दो, शंका का समाधान होना चाहिए। मैं तो एक ही बात पे टिका हुआ हूँ अवधेश भाई कि शंका है उसका समाधान कर दो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे, मैं आपको बधाई दे दूंगा। मैं तो हर बार बैठता हूँ, ये जीतते हैं तो मैं तो खुले मन से बधाई भी देता हूँ, लेकिन बाद में जो प्रश्न लगाने या जो शंकाएं हैं, लोकतंत्र में जैसा कि मैंने कहा सबको अधिकार है। ठीक, और नितिन आप जी। कहते हैं अभी क्यों उठाया, अरे कभी भी उठा सकते हैं इस चीज को, अभी उठा बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नितिन जी, चुनाव आयोग ने, मुझे जहां तक याद है, अनिल जी उसको करेक्ट करेंगे, 30 दिन का समय आयोग ने दिया था कि ईवीएम में किसी को किसी तरह की कोई टेम्परिंग, कोई शक शंका हो तो आके आयोग के समक्ष लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दे। साहब 31 दिन तक इंतजार किया गया, कोई भी दल नहीं गया, कोई भी सवाल आयोग में जाके नहीं उठाया गया, मीडिया के सामने कुछ भी कहा गया हो, मीडिया भले अर्थ का अनर्थ निकाल ली हो आपके शब्दों में, लेकिन साहब उस समय तो कोई आवाज नहीं उठाता। खैर, मैं लौटूंगा आपके, मैं जरा एक बार मैं सुंदरवानी जी का रुक कर बैटरी जहाँ चार्ज होती है वहां बीजेपी जीत जाती है, ठीक है, और 99% बैटरी 10 दिन और 15 दिन तक वोटिंग के बाद चार्ज कैसे रहती है? आप ये बताइए, ये क्या प्रश्न नहीं है? हम आवाज ना उठाएं, प्रश्न ना करें। 99% बैटरी तो ये मोबाइल की नहीं रहती साहब, रख लो आप इसको, 15 दिन ये डाउन होके बंद हो जाएगा। पर वो देखिए 99% जब काउंटिंग होती है और ईवीएम को देखा जाता है तो 99% बैटरी बताई जाती है, बीजेपी जीत जाती है। और जहां पर 60% और 65% बैटरी दिखाई जाती है ईवीएम की, वहां कांग्रेस जीत जाती है। तो शक और शंका है, समाधान कर दो भाई। ठीक है, सुंदरानी जी समाधान कर दीजिए, कौन सा ईवीएम आप लोगों ने तेलंगाना में भेजा था जिसकी बैटरी 90% थी और कांग्रेस जीत गई, बताइए जरा। देखिए, ये बैटरी का 90% और 60% की बात उठा रहे हैं नितिन जी। हकीकत है मोबाइल से तुलना कर रहे हैं और ईवीएम की तुलना मोबाइल से कर रहे हैं। मोबाइल का जो यूज जितना होता है, ईवीएम का यूज मतदान के बाद कितना बड़ा यूज होता है, लेकिन ये मैं इस चीजों में नहीं जाता हूँ। फिर तेलंगाना में क्यों जीत के आए, छत्तीसगढ़ में आप क्यों जीत के आए थे? 65 सीटें आप 18 में जीत के आए, 15 सीटों पे हम सिमट गए थे, जिसके ताने 5 साल तक हम आपके मुंह से सुनते रहे, आपके पार्टी के मुंह से सुनते रहे। लेकिन आज आपकी सरकार अगर चली गई तो आप बताइए ना, आपके 35 विधायक कैसे जीत गए? अगर ईवीएम ही गड़बड़ था, चुनाव आयोग ही गड़बड़ था, तो एक जिले में तो 8 की 8 सीटें आप जीत के आ गए। कैसे जीत के आ गए भैया, कैसे जीत के? फिर आप लोकसभा चुनाव क्यों नहीं जीते? हम 400 सीटों की उम्मीद कर रहे थे, 240 में आए, आप 50 से 99 सीट पे पहुंचे, तो कैसे पहुंचे भैया, क्यों पहुंचे? जब हम ईवीएम सेट कर सकते थे तो हम 50 से नीचे भी आपको ला सकते थे, लेकिन हमने नहीं लाया। हमको तो नहीं लाया कि आ नहीं सके, लाया नहीं हमने अगर ये इन्हीं के आरोप में मैं अगर ये कह रहे कि हम सेट किए, अगर हम सेट किए तो हम ला सकते थे ना सेट करके। मैं इन्हीं से पूछ रहा मैं तो हूँ। बोल रहा हूँ श्रीचंद भैया, शंका है, शक है, समाधान कर दो। ठीक है नितिन जी, मैं लौट 50 से 99 कैसे पहुंचे भैया? ठीक है, ये सवाल बिल्कुल 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 99 पहुंचे। ठीक है नितिन जी, मैं क्यों पहुंचे? हमको आरोप लगाएंगे। गाँव में पहुंच जाओगे अभी। नितिन जी, मैं आ रहा हूं नितिन जी, मैं एक अनिल जी का रुख कर। अनिल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि साहब इस शंका समाधान का कोई कुछ हल नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शंका और समाधान बयानों में है, अर्थ में है, जिसे हम अनर्थ बना देते हैं। नितिन जी के शब्दों में एक किताब नवीन चावला जी ने लिखी थी, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उसका नाम है, 2019 में आई थी किताब, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया। उसमें एक चैप्टर था द ईवीएम करके, कंट्रोवर्सी डेट रिफ्यूजेस टू डाई, मरते तक उसका समाधान नहीं होने वाला है। मैं आपको डॉक्टर साहब पहले भी कह चुका हूं कि जीत का जश्न होता है और हार की समीक्षा होना चाहिए, लेकिन हार की समीक्षा ना होकर हार का ठिकरा फोड़ा जाता है। अब ठिकरा जिंदा जीता आदमी पे जो वोट देता है उस पर तो फोड़ ही नहीं सकते। अगर आप जनता को बेवकूफ कह दोगे या जनता को गलत कह दोगे तो फिर आप दोबारा कैसे जाओगे? तो जो आरोप लगाने का काम जो इनको मिलता है विपक्ष को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो आरोप तो लगाती थी ना, ईवीएम पे भी लगाती थी, आज कांग्रेस लगा रही है। 2019 का लोकसभा उदाहरण है, जब बीजेपी के बड़े नेता उड़ीसा से, मैं नाम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, वो चुनाव हारे, रिकाउंटिंग उन्होंने किया, अगले दिन तक परिणाम आया। 2019 में सबसे आखिरी में परिणाम आने वाला संबित पात्रा का सीट था, मुझे नाम याद आ गया। वही इसीलिए कहता हूं कि ये आरोप लगाने का सिलसिला आप कितना भी क्रिस्टल क्लियर सिस्टम दे देंगे, जो हारता है
उसको हार में अपनी हार के कारण नहीं दिखते, उसको दूसरे की जीत में खोट दिखती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी बोल सकते हो। जो बच्चा फेल हो जाता है वो कभी नहीं कहता कि उसने पढ़ाई नहीं की या उसने ठीक नहीं लिखा, वो बोलता है मास्टर ने पेपर ठीक नहीं जांचा। तो ये मास्टर ने ठीक नहीं जांचा वाली बात ठीक नहीं है। पेपर ठीक जचता है, नंबर सही मिलते हैं। जनता जो है, आप जनता को आप ईवीएम सेट करने के पीछे क्यों लगे हो, आप बैलेट पेपर सेट करने के पीछे क्यों लगे हो, आप चुनाव आयोग को सेट करने के पीछे क्यों लगे हो? आप जनता को सेट करो ना। आपकी जनता अगर आपकी बातों से सेट हो जाती है, आपके इरादों से सेट हो जाती है, तो जनता आपके पक्ष में फैसला देगी, फिर श्रीचंद भैया लगाएंगे आरोप। तो आपको ये और फिर ये कोई समय ही नहीं है। मैं नहीं समझता इस समय चुनाव आयोग और इलेक्शन, और फिर इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन कह लीजिए, ईवीएम कह लीजिए, ये खुद भी थक गई होंगी। इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी आया, उनको मालूम है मार हमको ही पड़नी है, ये थक गई होंगे। एक दिन कहेंगी, ये ईवीएम से भी आवाज आएगी कि बख्श दो भैया, बख्श दो। नहीं, राजीव कुमार जी ने जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त से इससे पहले, ज्ञानेश कुमार जी से पहले, उन्होंने कविता लिखी थी, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता पढ़ी थी, 3-4 कविता। उसका एक कविता मैं कोट कर देता हूं। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है, शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। नितिन जी जवाब दीजिए। आदत कहाँ बची है, कौन सुनता है? हमारे देश में तो मन की बात करने हो रही है, जन की बात न सुनी जा रही है, न काम की बात सुनी जा रही है, सिर्फ मन की बात हो रही है। अब यदि हम आरोप उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और मैं तो बार बार कह रहा हूं ना उदेश भाई कि ये शंका है तो समाधान कर दो। मैं तो शंका का समाधान ही चाह रहा हूं ना, और तो कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने एक प्रश्न ये भी उठाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इतनी हड़बड़ी क्यों की गई, क्यों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उस पैनल से हटाया गया? प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं। महाराष्ट्र के मैंने कई उदाहरण दिए आपको, तो उनको भी उसमें लेना चाहिए संज्ञान में। आप हारने वाले राज्यों के उदाहरण देते हो। अब श्रीचंद भैया, आप लोगों के खून में सिंदूर दौड़ रहा है, अभी कुछ बोलना बेकार है। आप लोगों के खून में सिंदूर गरम सिंदूर दौड़ रहा है, इसलिए मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप हमें गर्व है, हमारी सेना पे गर्व है। हर सेना पे गर्व है, सिंदूर गरम दौड़ता कैसे, थोड़ा ये भी बता दो, जनता जानना चाहती है। ठीक है नितिन जी, थोड़ा विषयांतर हो रहा है, मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार सुंदरानी जी के पास जाता, सुंदरानी जी, शक और शंका का समाधान साहब आयोग 30 दिन में नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि कोई गया नहीं। आप कर दीजिए, राजनीतिक दल होने के नाते। बार बार कांग्रेस सवाल उठाती है, और हमारे संविधान में है कि लोकतंत्र के खिलाफ अगर एक सवाल भी उठता है तो उसका मुकम्मल जवाब आना चाहिए। डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से कई बार चुनाव आयोग ने बुलाकर कांग्रेस नेताओं को प्रमाणित कर दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, और ये संतुष्ट भी होके आते हैं। चुनाव आयोग के अंदर बैठ के ये संतुष्ट होते हैं, बाहर आके दूसरी बात करते हैं। जब कभी हारते हैं तो हार को स्वीकार नहीं कर पाते, ये हारना जानते नहीं। 55 साल देश में राज किया, अभी लगातार हार रहे तो ये पचा नहीं पाते हैं, और जनता के बीच में अपनी स्थिति को ठीक रखने के लिए वो ईवीएम पे आरोप लगाकर ये कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी इनको कहाँ रोका, या चुनाव आयोग ने इनको कहाँ रोका? ये जब जाएं ईवीएम में कोई इनके पास ठोस प्रमाण है, महाराष्ट्र को लेकर है या कहीं को भी लेकर है, तो चुनाव आयोग के पास जाएं। चुनाव आयोग सुनेगा इनकी बात। चुनाव आयोग कहाँ सुन रहा है भाई? सुनता है, नहीं सुन रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तभी तो डिबेट हो रहा है। नहीं, चुनाव आयोग अगर सुनते तो डिबेट ही नहीं होता। सुनता है, लेकिन आप लोग डिबेट ही नहीं होता भाई साहब। चुनाव आयोग के सामने आप अलग बात करते हैं, निराकरण करते हैं, तो आज नहीं, आपको तो ये जवाब देना चाहिए ना कि छत्तीसगढ़ में आप 65 सीटें कैसे जीते? सरकार तो केंद्र में भाजपा की थी, चुनाव 35 जीते इस बार, 35 जीते, फिर भी आरोप है। फिर भी आरोप। हम जीतेंगे तो भी कहेंगे जो शंका है उसका समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जीत गए तो हम कहेंगे कि शंका नहीं है, शंका है उसका समाधान होना चाहिए। अरे बैलेट से करवा दो ना, कहाँ जीत रहे हो आप? बताओ ना, कहाँ जीत रहे हो? करवा दो बैलेट पेपर से आप चुनाव की घोषणा। चलो आज मैं ताली बजा के स्वागत करवा दो। अभी तो हुआ है, करने से क्या होगा? ठीक है, मैं फाइनल कमेंट के लिए अनिल जी का रुक। अनिल जी, बहुत साधारण सा सवाल है कि साहब उस वक्त ईवीएम की चर्चा छेड़ना या आयोग पे सवाल उठाना जब कांग्रेस पदयात्रा कर रही है प्रदेश भर में, जब आप पॉलिटिकल एंगल इसका समझा दीजिए, मैं समाप्त करूंगा। एक सेकेंड, एक बात बोलूंगा। अनिल भैया ने कहा था कि छात्र जो परीक्षा देता है
उसमें फेल हो जाता है तो वो आरोप लगाता है कि मास्टर ने पेपर ठीक से नहीं जांचा। तो इस बारे में बोल दूं कि अनिल भैया मास्टर भी गड़बड़ कर रहे हैं आजकल, मास्टर से भी गड़बड़ हो रही है, तो वही तो शंका है, उसका समाधान हो ठीक है जाना नितिन जी, चाहिए। नितिन जी मुझे अनिल जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, इस समय अगर आप पदयात्रा कर रहे हैं, आपको जनता से कनेक्ट करना चाहिए, आपको इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए, आपको तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जनता कैसे सेट हो। आप ईवीएम और ये सब छोड़ दीजिए। और फिर जैसे नितिन बार बार कह रहे हैं हम आरोप लगाएंगे, तो आरोप तो आपको लगाना ही पड़ेगा। जीतने के बाद नहीं, जीतोगे तो आरोप लगाओगे, जीतोगे तो आरोप क्यों लगाओगे? जीतने के बाद आरोप लगाने का जो अधिकार है इनके पास आ जाएगा। तो ये हार जीत के बाद, हार जीत के मुताबिक जो है आपकी भूमिका नहीं होना चाहिए, आपको जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए। कुल मिला के इस बात को समझिए कि ईवीएम है या आयोग, कोई पहली बार उस पर सवाल नहीं उठाए गए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नितिन जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के ईवीएम और आयोग कब तक बदनाम होगी, इसके लिए राजनीतिक दलों की तरफ देखना होगा। शंका असमाधान कब होगा, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जिम्मेदारी से कह रही है कि साहब जीतेंगे तो भी सवाल उठाएंगे, हारेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।